नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी एक्सरसाइज है 5.2 उसका सेकंड पार्ट है ये। मतलब कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में टैकल करेंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हमने सेवन्थ क्वेश्चन शुरू के इस एक्सरसाइज के, कौन से एक्सरसाइज के 5.2 के हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। इस वीडियो में हम 8 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। 8 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। 8 क्वेश्चन कह रहा एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा कि एक एपी है जिसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 50। टोटल टर्म्स कितने हैं 50, मतलब कितने टोटल पद हैं 50 टोटल पद है। और जिसका तीसरा पद जो है 12 है, जिसका तीसरा पद कितना है 12। और जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट या जो अंतिम पद है वो कितना है 106 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 29th टर्म क्या है। चलो देखते हैं ज़रा, समझो बात को। एपी है ना, एक एपी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं गिवन। क्या है गिवन आपको भाई? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? n कितना है 50 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस जो एपी है उसके टोटल टर्म्स कितने हैं 50 है। आगे क्या कह रहा, थर्ड टर्म कितना है। देखो ना, आप थर्ड टर्म को इसी से तो रिप्रेजेंट करोगे A3 से, तो जो थर्ड टर्म है आपका वो है 12। ठीक, ये आपको गिवन है। और क्या, जो आपका लास्ट टर्म है। अच्छा ऐसे समझो, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा? 50 टर्म ही तो होगा, 50वां पद होगा ना। अगर ऐसा एक एपी है जिसमें 50 पद हैं तो लास्ट पद कौन सा होगा, अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद होगा ना। वही तो लिखा कि A50 कितना हो जाएगा 106। कितना है 106 है। लास्ट टर्म कितना है 106। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया आपसे A26 29th टर्म आपसे पूछा गया है। 29th टर्म आपसे पूछ लिया गया है। बात समझे? ये क्वेश्चन है आपका कि एक एपी है जिसमें 50 पद है। नंबर ऑफ टर्म यहाँ लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, छोड़ दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 50। A3 कितना है 12। A50 कितना है 106। और आपसे पूछा गया है A29, मतलब 29th टर्म कितना ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपसे ऑलरेडी कई बार बताया है मैंने आपको, अगर आप वीडियोस को देख रहे हो, कि किसी भी एपी का हमें कोई सा भी टर्म निकालना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ए और डी चाहिए। अगर आपके पास ए और डी है ना, तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे आपको 29th टर्म निकालना है तो 29th टर्म को मैं लिख सकता हूँ A + 28D। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो अगर मेरे पास A और D होता, जो अभी नहीं है, अगर मेरे पास A और D होता तो वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता, A के प्लेस पे उसकी वैल्यू रख देता, किसकी? A की, और D की वैल्यू यहाँ रख देता, और इसको मैं सॉल्व कर लेता, मेरा 29th टर्म आ जाता। लेकिन ना हमारे पास A है ना ही हमारे पास D है, तो नहीं है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास A और D नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ से तो A और D निकले कोई चांस ही नहीं है, यहाँ से A और D निकल सकता है ना। तो A3 किसके इक्वल है? वी हैव A3 इक्वल टू 12। ये हमारे पास है कि A3 किसके इक्वल है 12 के। और A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D। अरे बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? मैं A3 को लिख सकता हूँ A +
2d, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एंड मैं A50 आपके पास कितना है, A50 कितना है 106, A50 आपके पास कितना है 106, और आपको पता होगा कि A50 को मैं लिख सकता हूँ A + 49D, और किसके इक्वल होगा 106 के इक्वल होगा, और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना, फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो मान के चल रहा हूँ कि आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा ही है, तो ऐसे इक्वेशंस को बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और इसके सॉल्व करने के 4 मेथड है। अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, थर्ड चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप मेथड को सीख सकते हो। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, ध्यान देना आप बात। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख रहा हूँ। देखो A + 2D = 12, है ना, A + 2D = 12, और A + 49D = 106, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बोला आपने, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है तो बताओ, होना नहीं चाहिए ना डाउट। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा, ये बात है, ये डाउट है आपको। चलो नीचे लिख देते हैं आपके लिए, A + 2D = 12 और A + 49D = 106, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से फिलहाल। तो देखो ये कैंसिल आउट कर दिया, देखो ना ये ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको मैंने प्लस का था साइन चेंज कर दिया। देखो ना ये दोनों A और A, ये भी A है और ये भी A है ना। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कहता है कि इसमें से एक को एलिमिनेट कर दो। तो ये ऑलरेडी इक्वल है, तो सिर्फ साइन चेंज करने की ज़रूरत है। तो नीचे वाले का मैंने साइन चेंज कर दिया, मतलब ये प्लस का था तो माइनस का कर दिया, प्लस का था तो माइनस कर दिया, और ये भी प्लस का था तो माइनस कर दिया। बेसिकली क्या किया जाता है, पूरे इक्वेशन में ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ देखो 49D में से 2D को माइनस करोगे, क्यों माइनस करोगे, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और प्लस माइनस माइनस मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो। तो 49 में से 2 को घटाओगे 47D आएगा, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्योंकि माइनस ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे माइनस वाला ग्रेटर नंबर है। और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 94 आएगा, कितना आएगा 94, और वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, मैंने कर दिया। और 47 से आप इसको 94 आप फिर ऐसे भेज दो, 47 जो है ना अपन में भेज दो, इंटू में है तो अपन में भेज दो, तो D कितना आ जाएगा 94 अपॉन का 47, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो D कितना आ जाएगा 2, D कितना आ जाएगा 2। समझे बात को, हमने D कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक जो हमने करा वो करा एलिमिनेशन मेथड से। अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D की प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा 2। तो देखो यहाँ इक्वेशन 1 आपके पास यही तो है, मैंने A वैसे ही लिखा, +2 वैसे ही लिखा, D की प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ 2, और आपको पता होना चाहिए कि 2D आपस में मल्टीप्लाई में है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो गया, और इक्वल टू क्या 12। A + 4 = 12, 4 को इधर भेज दो, तो A = 12 - 4 कितना आ जाएगा 8, तो A = कितना आ गया 8। अब देखो मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि अगर किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और D मतलब कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। इसके आगे देखो क्या करोगे, इसके आगे यहाँ करते हैं, आपको क्या निकालना था 29 टर्म। नाउ A29 कैन बी रिटन एज A + 28D, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। A की वैल्यू आप बता दो, A29 ऐसे लिखो, ये A है ना, 9 नहीं समझना, A29 ये 9 है, A29 A कितना होगा भाई आपके पास 8 लिख दो, 28 ऐसे लिखो, और D कितना आपके पास, D कितना है 2, ठीक है। अब देखो 8 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, 28 2 जा कितना होगा 56, कितना होगा 28 2 जा 56, और 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। तो आपके पास A29 जो टर्म होगा कितना होगा 64, और ये आपका आंसर है, ठीक है।
समझ में आया आपको? आपको क्या निकालना था? ये 29th टर्म निकालना था ना, 29th टर्म निकालना था, या यूँ कहें कि ये 29 निकालना था, और ये 29 कितना निकला? 64। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। मिटा दिया आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा कि एक एपी है, 9th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 9th क्वेश्चन में कह रहा आपसे, 9th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक एपी है जिसका जो थर्ड टर्म है, वो कितना है? वो है 4। ठीक है, और जो 9th टर्म है वो कितना है? 9th टर्म है आपके पास माइनस का 8। बात समझे? एक एपी है जिसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 4, और जिसका 9th टर्म जो है कितना है? माइनस का 8। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा कि क्या इस एपी का, जिस एपी का तीसरा टर्म, थर्ड टर्म 4 है, 4 है, और जिसका 9th टर्म माइनस 8 है, उस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा? मतलब कौन सा टर्म 0 होगा, ये पूछा जा रहा है। अभी लिखेंगे इसको 0। बात समझ गए? ये आपको गिवन है कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 4 है, और जिसका 9th टर्म कितना है? माइनस का 8 है, तो उसका कौन सा टर्म 0 होगा, आपसे ये पूछा जा रहा। हम बोलेंगे लेट nth टर्म इक्वल टू 0। हमने क्या बोल दिया कि वह एपी जिसका थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म माइनस 8 है, उसी एपी का जो nth टर्म है वो कितना है? 0 है। अगर nth टर्म 0 है तो nth टर्म को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस, या फिर मैं nth टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ a n इक्वल टू 0, या a n को लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे पता है क्या पूछा जा रहा है? आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है n। कैसे समझे आप? n पूछा जा रहा, वो पूछ रहा था कि कौन सा पद, मतलब n ही तो पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा, मतलब आपको a और d यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ से n निकाल पाओगे। बात समझ पा रहे हो आप? अगर यहाँ पे आप a और d की वैल्यू रख दो तो यहाँ से n कैलकुलेट होगा ना? बिल्कुल होगा, लेकिन a कैलकुलेट हम यहाँ से करेंगे। वी हैव a3 इक्वल टू 4, देन a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो 2, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे 1 बोला हुआ है। एंड a9 कितना है आपके पास? देखो 9th टर्म कितना है आपके पास? माइनस का 8, और 9th टर्म को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 8d, और a प्लस 8d कितना है? माइनस का 8। समझे बात? कि भाई 9th टर्म जो है वो कितना है? माइनस का 8, और 9th टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस 8d, और a प्लस 8d कितना आ गया? माइनस का 8। अच्छा, अब देखो इक्वेशन 1 को तो मैं ऐसे लिखूँगा, इक्वेशन 2 और 3 को मैं सॉल्व करूँगा, है ना? ठीक है, सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखना है पहले, और मैं देख रहा हूँ स्पेस है नीचे, तो मैं नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिखा a प्लस 2d इक्वल टू 4। अरे भाई साहब, यही तो इक्वेशन नंबर 2 है। बिल्कुल है, इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है? a प्लस 8d। दोनों को मैंने साथ में लिख दिया। और क्यों साथ में लिखा इनको? क्योंकि मेरे को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन को मैंने साथ में लिख दिया। चलो अब क्या करना है? साइन चेंज करना है। साइन क्यों चेंज करना है? क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, तो साइन चेंज कर दोगे नीचे वाले का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? माइनस का 6d बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइनस का 6d, और इक्वल टू ये कितना बनाएंगे? माइनस का 4। बोलो बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और जो आपको दिख नहीं रहा है, चलो कोशिश करते हैं यही आपको दिख जाए। यही समस्या है यार, दिख ही नहीं पाता आपको। ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस का 6d हो गया, और माइनस का 4 हो गया। अभी दिखा आपको? अभी भी नहीं दिखा? चलो चल जाएगा काम। आगे देखो,
यहाँ से मैं डी कैलकुलेट करना है, तो डी क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो डी कितना आ गया 2/3। तो हमारे पास डी कितना आ गया 2/3 है ना। अब आपको ए चाहिए, तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में ना डी के प्लेस पे क्या रख दो 2/3। तो देखो डी की वैल्यू कितनी है, अच्छा पहले लिखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में ए ऐसे लिखना है, हमें 2 भी ऐसे लिखना है, और डी कितना है 2/3 इक्वल टू 4। देखो a प्लस 2 2 जा 4 अपॉन का 3 इक्वल टू 4, ए यहीं रखो 4 यहीं रखो, 4/3 को इधर भेजो 4/3, इसके अपॉन में 1 मान लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो 12, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दो 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 में से 4 को माइनस करोगे तो 8/3, तो a कितना आ गया हमारे पास 8/3। ठीक है, समझ पाए बात को आप। फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, ठीक, आपके पास d मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, ये वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ लिखोगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and d इन इक्वेशन 1। समझ रहे बात, आपने ए डी कैलकुलेट कर लिया, ए कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो ए कितना है 8/3 प्लस n-1 ऐसे लिखो, डी कितना आपके पास 2/3 और किसके इक्वल है जी 0 के इक्वल है। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है क्या n को यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इस टर्म को आप, कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हो, क्या करते हैं इस टर्म को इधर भेज देते हैं, ये बोलते हैं कि भाई अपॉन में है तो इंटू में भेज दिया, और इंटू में है तो अपॉन में भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, पहले इस टर्म को भेजो, पहले इस टर्म को भेजो। तो देखो n-1 2/3 को ऐसे लिखो, इस पूरे टर्म को इधर लाओगे तो माइनस का 8/3, बोलो कोई डाउट हो तो। अब देखो 3 जो जाएगा इंटू में और 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा n-1 इक्वल टू माइनस का 8/3 इंटू ये 3 इंटू में जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, और 2 4 जा 8 है ना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। वैसे यहाँ बचा n-1 और यहाँ क्या बचा माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 4। अच्छा -1 इधर भेज दो, तो n कितना आ गया माइनस का 4 प्लस का 1, और एक यहाँ कितना आ गया यहाँ से माइनस का 3, n कितना आ गया माइनस का 3। और मैंने बोला है कि n ना तो निगेटिव होगा ना तो फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब इस AP में क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू क्या है निगेटिव है, बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज निगेटिव है ना, हेंस वी कैन से दैट 0 is not in the given अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि जो nth ये जो 0 है इस AP का टर्म है ही नहीं, इस AP का पद है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव टर्म आ रहा, n हमारा वैल्यू निगेटिव आ रहा। n की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब हुआ कि भाई साहब पहली बात, अगर मान लो पहला कोई AP है, समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो कोई AP है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि इसका पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, आप बोलोगे 1 है। सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड है, 2 है। थर्ड टर्म कितना है, 3 है। फोर्थ टर्म कितना है, आप बोलोगे 4th है। मैं आपसे बोलूँ कि माइनस का थर्ड टर्म बताओ, इसका कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता है ना। यहाँ पे तो लॉजिक यही आ रहा है, n = -3 आ रहा, n की वैल्यू आ रहा ना आपके पास -3। क्यों आ रहा? इसीलिए आ रहा कि हमने इस 0 को n टर्म इसका माना, किस AP का, इस AP का जिसका थर्ड टर्म 4 है और जिसका 9th टर्म -8 है, उस AP का हमने nth टर्म 0 माना, लेकिन 0 उस AP में है ही नहीं, इसीलिए तो -3 आ रहा। तो आप आगे लिखोगे कि बिकॉज n इज निगेटिव हेंस 0 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, आप लिख दोगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया हो।
अगर कहीं डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट जरूर करें, आप बताएं आपको कहाँ डाउट है, कहाँ समस्या है, उसको हम देखेंगे, है ना। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इसको मिटा देते हैं तब तक, है ना। 10th टर्म ऊपर लिखा हुआ होगा, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। चलिए तब तक इसको मिटा देते हैं फटाफट से। हाँ हो गया। चलिए 10th टर्म कह रहा है आपसे, 10th टर्म कह रहा है आप सभी से कि भाई द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए ये कह रहा है एक AP है, क्या है, एक AP है। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, है ना, सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ कि एक AP है ना, उसका जो 17th टर्म है, लिखो यहाँ पे 17th टर्म ऑफ AP इक्वल टू, यहाँ बोलो लेट 17th टर्म ऑफ AP A17th। बताओ, ऐसा मान सकते हैं? क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको, अभी समझो मेरी बात में क्या लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, कहे ये रहा आप सभी से कि एक AP है जिसका 17th टर्म जो है ना वो 10th टर्म से 7 अधिक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। समझो मेरी बात, समझो, मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो। लेट 17th टर्म ऑफ AP इक्वल टू A17 मैंने बोल दिया, एंड 10th टर्म ऑफ AP इक्वल टू A10। अरे बोलो, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि A17 को मैं लिख सकता हूँ A+16D। अरे बोलो, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और A10 को लिख सकता हूँ A+9D। अब कोमा लगा दो यहाँ। मैंने बोला लेट 17th टर्म ऑफ AP ऑफ गिवन AP इक्वल टू A17, और A17 को लिख सकता हूँ A+16D, और 10th टर्म ऑफ AP को लिख सकता हूँ A10, और A10 को मैं लिख सकता हूँ A+9D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा कि जो AP है ना, इसका जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है भाई? ये जो टर्म है ना, ये इससे 7 अधिक है। मतलब जितना भी, ये जितना भी आएगा, ये 10th जितना भी होगा उससे 7 अधिक ये होगा। बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये क्या दोनों टर्म बराबर हैं? नहीं है बराबर। क्यों नहीं बराबर है? ये ज़्यादा है ना 7 इससे, ये इससे 7 ज़्यादा है, ये कम है ना 7, इसमें हमने 7 प्लस कर दिया। अब बोलो बराबर हुए नहीं हुए? बराबर हो गए। अरे समझो मैंने क्या करा, देखो दो टर्म थे A17 और A10, क्या दोनों टर्म बराबर हैं? दोनों टर्म बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। अब ये 7 अधिक है और ये 7 कम है, मतलब तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। लेकिन मैं इसमें 7 प्लस कर दूँ या इसमें मैं 7 माइनस कर दूँ तब बराबर हो गए, क्योंकि ये 7 अधिक है। अब इसमें 7 माइनस कर दोगे, इसके बराबर हो जाएगा, या फिर ये 7 कम है, इसमें 7 जोड़ दोगे तो भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब A17 का वैल्यू कितनी है? A+16D, और A10 की वैल्यू कितनी है? A+9D और प्लस का 7। अरे बोलो, कांस्टेंट को यहीं रखो और A और D वाले को उधर ले जा लो। तो जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप कैंसिल आउट कर भी सकते हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा, एक काम करे, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जा लें। तो A+16D मैंने यही लिखा, इस टर्म को उधर ले जाके माइनस का A लिख दिया, और 9D को उधर ले जाके माइनस का 9D लिख दिया, और इक्वल टू कितना? 7। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा।
16D में से 9D को माइनस करोगे आपके पास आएगा 7D और इक्वल टू कितना चल रहा 7। बोलो कोई डाउट हो तो। यहाँ से D कैलकुलेट करना है तो D कितना आ जाएगा 7/7 और 7 से 7 कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 और आपको यही कैलकुलेट करना था और हमने इसे कैलकुलेट कर दिया। समझे? कोई डाउट है इसमें? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, 11th क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि भाई विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलो क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्वेश्चन में है एक AP है, उस AP को मैं लिख देता हूँ यहाँ आप सभी के लिए, और वो है उसका फर्स्ट टर्म है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हमारा AP है ना। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है आप सभी से कि इसमें कौन सा टर्म, इसका जो 54th टर्म होगा, 54th टर्म होगा उससे मतलब बात समझ रहे, एक AP है, जैसे इसका पहला पद क्या है 1 है, 1 नहीं है 3 है। जैसे इस AP का पहला फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, सेकेंड टर्म कितना है 15 है, थर्ड टर्म कितना है 27 है। तो ऐसा ही इसका 54th टर्म भी होगा आगे। तो इसमें कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म इस 54th टर्म से कितना अधिक हो, 152 अधिक हो। बात समझ लो कि इस AP का कौन सा टर्म, मैं फिलहाल AN बोल देता हूँ इसको, इस AP का कौन सा टर्म इस AP से कितना अधिक होगा, इतना अधिक होगा। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन आपको? देखो मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से समझो। क्वेश्चन समझ गए ना, फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक AP है, उसके जो उसके सीरीज जो है उसके कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। समझे बात को? अब ये कह रहा है कि इसका 54th टर्म कुछ भी होगा, हमें नहीं पता कितना है, हम कैलकुलेट करेंगे अभी, हालांकि जरूरत पड़ेगी तो, है ना। उसका 54th टर्म है, तो 54th टर्म कुछ भी होगा, है ना, कुछ होगा। तो अब हमें वो टर्म ढूंढना है जो इस टर्म से कितना अधिक हो बोलो 132 अधिक हो। मतलब इस AP में हमें वो टर्म ढूंढना है जो इस टर्म से कितना अधिक हो, 132 अधिक हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? चलो आगे देखो, हम उस टर्म को ढूंढेंगे अभी। देखो सॉल्यूशन में देखो, मेरी बात समझो। ये हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म, जो गिवन है लिखो, फर्स्ट टर्म कितना है, इसको A से डिनोट कर रहे हैं हम, और ये कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना है 15 - 3 मतलब 12। कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, D कितना है 12। अच्छा मुझे बताओ 54th टर्म A54 कितना होगा, A54 होगा A + 53D। अरे बोलो होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। A आपके पास कितना है 3 लिखो, 53 ऐसे लिखो, और D कितना है 12। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, 53 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करो तो देखो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, क्रॉस का निशान बनाओ, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6। देखो 3 ऐसे लिखा हमने, प्लस का निशान ऐसे लगाया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 636 आया। इसको देख लो, सही है, सही होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 639 आया। मतलब इस सीरीज का, इस AP का जो 54th टर्म है ना, वो कितना है 639 है। इस
AP का जो 54 टर्म है वो कितना है, 639 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म इससे कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो इसको जरा ऐड करो, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, मतलब कौन सा टर्म इतना है, बात समझ रहे हो। मतलब हमें इस AP का हमें 54 टर्म पता लग गया कि ये कितना है, इतना है। अब आपसे ये पूछा जा रहा कि इस AP में कौन सा टर्म है जो इस टर्म से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ये आपको बताना है। तो मैं बोल दूंगा, मैं क्या बोलूँगा, देखो, लेट रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू AN। रिक्वायर्ड टर्म जो है, हमें जो टर्म चाहिए, जो हमें ढूंढना है, वो कितना है, AN है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो AN है ना, इस टर्म से किस टर्म से, A54 से कितना अधिक है, ये तो क्वेश्चन कह रहा कि हमें जो टर्म चाहिए वो कौन सा टर्म चाहिए, वो टर्म चाहिए जो इससे कितना अधिक हो, 132 अधिक हो, 132 अधिक हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने बोला कि वो जो मुझे चाहिए वो कितना है, AN है, तो वो AN इस टर्म से 132 अधिक होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आपको पता है कि A54 कितना है, 639 है, और प्लस का 132, इन दोनों को एडअप करो तो देखो, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, तो AN कितना आ गया, 771। और आपको पता होगा कि AN को लिख सकते हो A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 771। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या क्या, A और D और कुछ N तो आपको पता नहीं है ना, N तो आपको फाइंड करना है, कौन सा पद है, तो N आपको फाइंड करना है। तो A कितना है भाई, आपके पास 3 है, लिख दो 3, प्लस N-1 ऐसे लिखा जाएगा। D कितना है आपके पास, D आपके पास है, नहीं पता है, पता है, अच्छा पता है, 12 इक्वल टू 771, ठीक। अच्छा ध्यान दो, यहाँ से N कैलकुलेट करना है, तो 3 को हम इधर भेजेंगे, दिखेगा आपको नीचे, दिख तो जाएगा, लिखो N-1 यही लिखो, 12 ऐसे लिखो, 771 यही लिखो, और 3 को इधर लाओ, तो माइनस का 3, और माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 768 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक। और ये जो अब है ना 12, ये अपॉन में आएगा, तो N-1 बराबर हो जाएगा 768 अपॉन में आएगा ना 12, डिवाइड करो 12 से इसको, 12 6 जा 22 और 12 4 जा 48, तो N-1 कितना है, 64। मैंने 12 से 768 को डिवाइड करा तो कितना है, 64 आया। अब N यहीं रखो, 1 को भेजो इधर, तो 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 65। तो N कितना आ गया, 65। मतलब ये हुआ कि इस AP का जो 54 टर्म है वो 54 टर्म से कितना अधिक है, 132 अधिक है। हैंस लिखोगे, हैंस 65th टर्म is 132 more than 54th टर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। चले आगे बढ़े, 12th क्वेश्चन देखते हैं जरा, कौन से क्वेश्चन, 12th, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 12th क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसे मिटाते हैं। देखिए 12th टर्म है जो है आपका, 12th टर्म नहीं, 12th क्वेश्चन जो है आपका, और 12th क्वेश्चन कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या रहा, 2 AP है, क्या है, 2 AP है, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, और दोनों के जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। एक AP है नहीं है, देखो कितना है कॉमन डिफरेंस, 2 2 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है ना।
और एक और ए पी लिखो ज़रा, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। इसका कॉमन डिफरेंस देखो 2, 2, 2, 2। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा? 2 आ रहा आपके पास, आ रहा ना। तो 2 AP हैं जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है। इसका भी टॉप देखो, सेम का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, और इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो दोनों AP हैं, इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था ना आपको। अब ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। और आगे ये कह रहा कि उन दोनों का 100 टर्म जो है उसका जब डिफरेंस निकालोगे आप तो कितना आ रहा? दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा? 100 आ रहा। तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा आपसे। मैं बोलूँगा लेट 2 APs आर, है ना। 2 AP मान लिया मैंने, एक मान लिया A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। पहली AP मान ली, दूसरी AP एंड दूसरी AP A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। बात समझे? मैंने 2 AP मान लिया, पहली AP बोला मैंने A1, दूसरी AP A2, तीसरी A3, चौथी A4 एंड सो ऑन। और दूसरी AP मैंने बोला A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। समझे बात को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है। तो कॉमन डिफरेंस हम बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs इज सेम। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs इज सेम। दोनों APs का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। देन लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2। देखो इसका भी कॉमन डिफरेंस जितना है उतना ही इसका है, वही मैंने लिखा हुआ है, वो है ना, वही लिखा है मैंने। और कॉमन डिफरेंस को हमें मैंने सपोज कर लिया कितना है? D है, ठीक है। एंड नाउ, यहाँ लिखो नाउ, एंड मत लिखो, नाउ 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, जो पहला AP है, पहला AP क्या है? ये, इसका 100 टर्म कितना आएगा? कितना आएगा? A1 प्लस 99D। बोलो आएगा नहीं आएगा? 100 टर्म इस AP का ये तो होगा फर्स्ट टर्म प्लस 99D, क्योंकि D कॉमन डिफरेंस ये लेना है। एंड 100, यहाँ नीचे लिखो थोड़ा अच्छा लगेगा, 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP, तो दूसरी AP है, उसका 100 टर्म कितना होगा? A1 स्मॉल A1 प्लस 99D। अब क्वेश्चन ये कह रहा कि जो दोनों AP है ना, उन दोनों का 100th टर्म जो है, ये तो है दोनों का 100th टर्म, इसका पहले वाले का 100 टर्म ये है, दूसरे वाले का 100वां पद, या 100th टर्म ये है। क्वेश्चन कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब A1 प्लस 99D माइनस, ये तो होता डिफरेंस, A1 प्लस 99D कितना है? 100 है। ये कितना है? 100। समझे बात को? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा कि दोनों APs का जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस कितना है? 100 है। तो देखो A1 99D माइनस, ये माइनस A1 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 99D हो जाएगा, इक्वल टू 100। देखो 99D से 99D कैंसिल आउट हो गया, और हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 इक्वल टू 100। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल के लिए, कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 इक्वल टू 100। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल A 1000, आपसे ये पूछा गया है।
कि इस एपी का 100वें पद 1000वें पद, इन दोनों एपी का 1000वें पद का अंतर कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल A1 प्लस 999 D, नहीं लिख सकता इसको, अरे ये पूछा गया है ना, यही तो हमसे पूछा गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस 999 D माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 स्मॉल a1 प्लस 999 D लिख सकता हूँ। अच्छा आगे क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस 999 D माइनस का अंदर भेजो, तो माइनस का स्मॉल a1 और माइनस प्लस माइनस का 999 D। बोलो कोई डाउट है तो। 999 D से 999 D कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, A1 माइनस स्मॉल a1, और आपको पता है कि a1 माइनस स्मॉल a1 कितना है, 100। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास 1000 दोनों के 1000 टर्म का जो डिफरेंस आया कितना आया, बताओ कितना आया, 100 आया, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा आगे से जाना था, कितना आ गया, 100 आ गया, ये हमारा आंसर है। समझे बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं तब तक। 13th क्वेश्चन आप पढ़िए, समझिए कैसे करना है। अगर आपको खुद ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो ऑन करो वीडियो को आगे देखो, समझो कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, जो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को ऑन किया करो, है ना। मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को देखने से, जैसे क्वेश्चन है 13 जैसे क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन को आप खुद कॉपी में ट्राई करो। आपको नहीं आता है फिर आगे प्ले करो, देखो कैसे होता है ना। रिविज़न करो, रिविज़न करते रहो, रिविज़न बहुत शानदार चीज़ होती है। अच्छा देखो 13 क्वेश्चन कह रहा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, है ना। क्वेश्चन आपका 13 है और आपसे पूछा जा रहा कि 3 डिजिट्स नंबर, कितनी 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और ख़त्म कहाँ होता है, 999 पे ख़त्म होता है। तो 100 से लेकर 999 के बीच कितने ऐसे डिजिट्स हैं, कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स। बताओ 3 डिजिट नंबर्स कौन कहाँ से शुरू होंगे, 100 से। अरे ये तो है पहला 3 डिजिट नंबर, यही तो है ना, 100, 101, 102, 103, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट डिजिट कौन सा है जी, 999, क्योंकि 1004 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो जितने भी 3 डिजिट नंबर है उनको मैंने यहाँ लिख दिया, 100 से लेकर 999। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इनमें से हमें क्या करना है कि इसके शुरू के पहला, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ देखो, लिखो 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट भी लिखा जाता है, बुक में भी डिजिट ही लिखा होगा, है ना, 3 डिजिट लिखा जाता है। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। हमें यहाँ पे उन 3 डिजिट नंबर को लिखना है, सभी को नहीं लिखना है, मैं बताऊँगा कैसे लिखना है। उन डिजिट्स को लिखना है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। पहला लिखो जरा, पहला लिखो। पहला क्या 100 7 से डिविजिबल है, देखो जरा, 7 1 जा 7, कितना आया 3, और 7 0 नीचे ला लो, और 7 4 जा 28, कितना आया 2, है ना। तो ये डिविजिबल तो हुआ नहीं, लेकिन सपोज करो यहाँ पे मतलब 100 तो डिविजिबल नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को जानना है कि पहला कौन सा ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2 बच रहा है ना, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा,
लेकिन मेरे को रिमाइंडर नहीं बचना। अगर रिमाइंडर नहीं बचता, अगर रिमाइंडर 0 बचता, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड हो नहीं रहा है। तो अगर मान लो यहाँ 1 होता तो उससे कुछ फ़ायदा था हमें? नहीं था। अब रिमाइंडर क्या बच जाता? 3। बात समझ रहे हो? और अगर रिमाइंडर यहाँ पे 102 ले तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचता? 2। अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 3 लेते तब कुछ फ़ायदा नहीं, अभी भी रिमाइंडर बचता। लेकिन अगर मैं 4 ना लूँ, 5 लूँ, तो अगर मैं 105 को 7 से डिवाइड करूँ तब, तो 7 1 जा 7 और 10 में से 7 को माइनस करो 3 और 5 नीचे लाओ, 7 5 जा 35। तो पहला नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो कितना है? 105। अब आपको दूसरा चेक करना है ना, 7 प्लस कर दो, तो 7 प्लस करोगे कितना आएगा? 112, है ना। तीसरा जानना है तो 7 को प्लस कर दो, हमें तीसरा नहीं जानना, एंड सो ऑन। आखिरी चेक करो कि इधर से आखिरी कौन सा डिजिट है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आखिरी नंबर तो ये है, क्या ये डिवाइड हो रहा है 7 से? चेक करते हैं ज़रा। देखो 999, है ना। देखो 7 1 जा 7, कितना बचा? 2 9, 7 4 जा 28, कितना आया? 1। फिर देखो 9 आया नीचे, और 7 2 जा 14, कितना आया? 5 आया ना। मेरे को 5 नहीं चाहिए, यहाँ रिमाइंडर 0 चाहिए। रिमाइंडर 0 चाहिए ना, तो इसमें से 5 माइनस, अरे 5 आया ना रिमाइंडर, तो 5 हम माइनस कर देंगे। तो 999 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 994। तो लास्ट डिजिट जो 7 से डिवाइड होगी वो कितनी है? 994 था कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, और लास्ट डिजिट कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है 3 डिजिट नंबर्स में। आप इसका 6th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि ऐसे पहचानने का कि कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, उसके कुछ ट्रिक, एक तरह से ट्रिक ही बोलोगे आप, ट्रिक भी होते हैं। वो नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, ऐसे चेक कर लो। देखो कैसे चेक करा मैंने। देखो मैंने 7 को इस 7 से मैंने 100 को डिवाइड करा, लेकिन रिमाइंडर बच रहा था। मेरे को रिमाइंडर नहीं बचाना है। जैसे मैंने जब 7 से डिवाइड करा 100 को, तो 7 1 जा 7, कितना आया? 3, और ये 0 नीचे आया, और 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचा ना। मेरे को यहाँ 2 नहीं चाहिए, 0 चाहिए रिमाइंडर। यहाँ 1 रखूँगा तभी भी रिमाइंडर बचेगा, मतलब 100 के बाद 101 ही तो है। तो अगर 100 को डिवाइड करूँगा, 101 को डिवाइड करूँगा तभी भी कुछ फ़ायदा नहीं, 102 को भी डिवाइड करूँगा तभी भी रिमाइंडर बचेगा, 103 को भी डिवाइड करूँगा तभी भी रिमाइंडर बचेगा, 104 को डिवाइड करूँगा तभी भी रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर मैं 5 कर देता, 105 लेता, तो क्या बच जाता है? यहाँ 5 हो जाता और सीधा हो जाता 7 5 जा 35। तो पहला डिजिट कौन बन गया जो 7 से डिवाइड हो रहा है? वो बन गया 105। और लास्ट डिजिट को आप देख पा रहे होंगे कितना है? 995। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें जानना है ना कि कितने डिजिट 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके लिए आप ए लिख लो, कितना है भाई? 105 है। डी कितना होगा? माइनस कर लो, 7 आएगा। और ये nth टर्म बोल दो भैया, ये क्या है? nth टर्म है। और कहीं लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हो या लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो आपको पता है भाई क्या कि an जो होता है किसके इक्वल होता है? a + n - 1 × d। लास्ट टर्म को आपने क्या बोल दिया? nth टर्म, ठीक है। और an इक्वल टू हो गया a + n - 1 × d। an कितना है? 994, a कितना है? 105, n - 1 आपको n निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, और d आपके पास कितना है? 7। तो d कैलकुलेट करो जरा, इसको भेज दो उधर। तो 994 में से 105 को माइनस करो, और यहाँ क्या बचा? n - 1 × 5। अरे बोलो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो। तो देखो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो चलो समझा देते हैं तुम्हें ऐसे। देखो माइनस कर लो, 9 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो इससे कैरी ले लो, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 8। 19 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14। ये क्या हो रहा है? अरे माइनस हो तो जा रहा है यार, क्यों कॉमन लेना क्यों है? अच्छा 994 माइनस 105 है ना, ठीक मैं नाउ समझ रहा था इसको। अच्छा 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो कैरी ले लो, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8। और 14 में से 5 को माइनस करोगे 9 आएगा, और 8 में से 0 को माइनस करोगे 8, और 9 में से 1 को माइनस करोगे 8। तो कितना है? 889। कितना है?
89 इक्वल टू n-1, और ये जो 7 है इसको अपन में भेजो इसके, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड कर लो, तो 7 से डिवाइड कर लो, अच्छा कर लो, नहीं करना देखो, या फिर डायरेक्ट तुम कर सकते हो, देखो 7 1 जा 7, यहाँ 1 बचा, और 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, तो कितना आ गया n, कितना आ गया आप n-1 कितना है यहाँ पे आपके पास 127 इक्वल टू n-1। मैंने 7 से इसको डिवाइड करा, तो 7 1 जा 7, 1 बचा, 1 इसके साथ गया तो 18 हो गया, और 7 से इसको 2 बार डिवाइड करोगे 14 आएगा, बचेगा 4, और 4 9 49, तो 7 से 49 को डिवाइड करोगे 7 आएगा। तो देखो n कितना आ जाएगा, यहाँ से n कितना आ जाएगा, 1 इधर भेज दो, तो 127 प्लस 1 कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 28 है, देख रहे हो n कितना आ गया 28 है, n कितना है यहाँ पे 128, n की वैल्यू कितनी आई 128। इसका मतलब हुआ कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे वो नंबर कितने हैं 128 है। यहाँ लिख सकते हो 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 are 128। मतलब जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएं वो कितने हैं, वो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे वो कितने हैं 128 है। कितने हैं 128 है। चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब हुआ। मल्टीपल ऑफ 4 या डिजिट में लिखा हुआ तो 4 में ऐसा लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 4 का वो मतलब हुआ कि वो सारे नंबर्स जिनको 4 डिवाइड कर देगा वो सब क्या कहलाएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसे इसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ, जिन 4 जिन नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। किसके, 4 के। और 4 जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर्स उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। समझ रहे हो बात, कि 4 जिन नंबर को डिवाइड कर देगा वो 4 के मल्टीपल, और 4 जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं जरा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि 10 से लेकर 250 के बीच कितने 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, यहाँ लिखोगे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। मतलब जो मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250 कौन कौन से होंगे। पहला मल्टीपल 12 ही तो होगा। 10 को क्या 4 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा तो मल्टीपल नहीं है। 11 को डिवाइड करेगा 4, नहीं करेगा तो मल्टीपल नहीं है। 12 को कर देगा तो इसका मल्टीपल हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मल्टीपल नहीं होगा, बोलो। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 20 एंड सो ऑन। कब तक लिखते जाओगे। आखिरी बताओ, क्या इसको 4 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड करेगा इसको, बोलो। नहीं करेगा, 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा। किसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो ये है, यहाँ से लेकर ये जो सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है, एक तरह से ये जो सीक्वेंस आपको प्राप्त हो रहा है, ये सीक्वेंस किसका सीक्वेंस है, उन नंबर्स का सीक्वेंस है जो 10 और 250 के बीच में है और 4 के मल्टीपल है। तो हमें नहीं पता ना कितना, हमें लिखना पड़ेगा, काफ़ी सारा लिखना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि भाई ये कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 हम कब तक गिनते रहेंगे, है ना। वही काम थोड़ी है, और भी तो है काम। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले हम लिख लेते हैं ज़रा कुछ। फर्स्ट टर्म ए कितना है भाई, ए 12 है। कॉमन डिफरेंस क्या,
कॉमन डिफरेंस डी कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। nth टर्म बोल दो, nth टर्म an इक्वल टू बोल दो 200। हमने इसको सपोज करा है, एक तरह से सपोज करा है इसको, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमें नहीं पता नहीं कौन सा टर्म है, अगर हमें पता होता कौन सा वाला है तो हमने बता नहीं दिया होता कि कितने टर्म है। अगर मान लो ये 20वां पद है तो कितने टर्म है, कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे 20, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा है, इसलिए हमने मान लिया कि nth टर्म जो है कितना है 248 है। ठीक है, तो आपको पता है कि an को हम लिख सकते हैं, हालांकि an किसके इक्वल है 248 के इक्वल है, और an किसके बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगा, नहीं होगा। और इसको लिख दूँ 248, समझ रहे बात। an को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है 248 के इक्वल है। a कितना आपके पास 12 प्लस n माइनस 1 ऐसे लिखो, d कितना आपके पास 4 इक्वल टू 248, समझ रहे बात। आपको n निकालना है। n क्यों निकालना है, क्योंकि हमें बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं या ये कौन से स्थान पे है। अगर ये जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, मैं आपसे बोलूँ कि सपोज करें 5वें स्थान पे है, 5वें नंबर पे है, तो कितने टर्म है टोटल 5। मैं बोलूँ कि 10 12 16 14 16 18 20, मैं बोलूँ ये कौन से स्थान पे है 5वें स्थान पे है मान लो, हालांकि अभी 5वें स्थान पे नहीं है, लेकिन जितने स्थान 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे, कितने स्थान पे छठे स्थान पे। तो मैं बोलूँगा ना, अगर मान लो छठे पोजीशन पे है 6 पोजीशन पे है, इसका मतलब ये हुआ कितने टर्म्स है इसमें 6 है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है, तो पता लग जाएगा ना कितने टर्म्स है। ये कहाँ वैल्यू निकालते, क्या निकालते हैं n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम इस टर्म को ऐसे लिखना है n माइनस 1 इंटू 4 ऐसे लिखना है, 248 ऐसे लिखना है, इस भाई साहब को इधर लाना है, माइनस में हो जाएंगे। तो 242 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा 2 तो ऐसे रहना है, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, है ना, और 4 को भेज दो अपॉन में, तो यहाँ क्या बचा n माइनस 1 बचा। 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो हमारे पास यहाँ से n माइनस 1 किसके इक्वल आया 59 के इक्वल आया। तो n कितना आ जाएगा 59 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, और n कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो हाँ, देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 between 10 to 150, मतलब 100 ही, 100 भी नहीं, 10 से 200 के बीच में, 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं 4 के। बात समझ रहे हो। n कितना है आपके पास, ये कितने पोजीशन पे है भाई, कितने पोजीशन पे है 16th पोजीशन पे है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 60, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच 60 मल्टीपल्स है किसके 4 के। समझे बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन ऊपर लग गया। 15th क्वेश्चन कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2ap फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2ap's इक्वल डैश एंड डैश इक्वल। ठीक है, अच्छा चलो समझो, 2 AP हैं, है ना, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, 15th क्वेश्चन है आपका, 2 AP हैं, APs है ना, AP हैं, उनको दोनों को लिख देता हूँ। पहला AP क्या है आपके पास 63 65 67 एंड सो ऑन, और सेकेंड AP है, सेकेंड AP आपके पास 3 10 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ APs आर इक्वल, मतलब n के किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए इन दोनों के टर्म बराबर होंगे। नहीं समझे बात, देखो समझो बात
कि दो एपीज दे रखे हैं हमारे पास, पहला एपी ये, दूसरा एपी ये देखो, ये 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा, 3, 10, 17 एंड सो ऑन, बढ़ रहा ना ये भी, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। अब आप इसको लिखते जाओगे और इसको भी लिखते जाओगे, तो एक ऐसा समय आएगा जो यहाँ होगा ना, वही यहाँ लिखा जाएगा। मतलब इसका एक कोई टर्म जो है ना इक्वल है, इस एपी का एक टर्म कोई है जो इक्वल है और इस एपी का एक टर्म इक्वल है ना। और वो जैसे मान लो एक एपी है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, है ना। और दूसरा एक एपी सपोज कर लो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब ध्यान दो, इस एपी का पांचवा पद और इस एपी का दूसरा पद आपस में बराबर है, बोलो है या नहीं, है ना। तो इसमें हालांकि इसमें क्या सिचुएशन बन रहा कि ये एक एपी है और ये भी एक एपी है, और आपसे पूछा जा रहा कि इस एपी का कौन सा टर्म और इस एपी का कौन सा टर्म आपस में बराबर है। और आपसे साथ में ये बोल रहा है कि जो दोनों का नंबर है, जैसे यहाँ पे ये पांचवें स्थान पे है, पांचवें स्थान पे है, तो यहाँ भी ये जो 10 भी होगा ना, ये वाला 10 भी ना पांचवें स्थान पे ही होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा जाए, है ना, समझ रहे हो बात। यहाँ कुछ भी हो, जैसे ये पांचवें स्थान पे है तो ये भी पांचवें स्थान में होगा। मतलब n के किस वैल्यू के लिए इन दोनों के टर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे इस एपी का एक टर्म होगा और इस एपी का उसी पोजीशन पे, जैसे 10वां, जैसे इसका 10वां पद और इसका 10वां पद बराबर है, तो किस पद के लिए, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10वां पद बराबर होगा, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म और इस एपी का कौन सा टर्म आपस में बराबर है। तो हम बोलते हैं लेट nth टर्म, लेट नहीं, क्वेश्चन में बोला गया आपसे, देखो बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, है ना। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी जो है उसका nth टर्म क्या होगा, बताओ क्या होगा। पहला पद होता क्या, nth टर्म क्या होता है भाई, nth टर्म होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म होता है। तो लिख दो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, a कितना है 63, n आपको नहीं पता है, ऐसे लिखो, d कितना आपके पास, इसका d कितना है 2 है कि नहीं है, 2 लिख दो। तो फर्स्ट एपी का nth टर्म कितना है, ये है। ऐसी प्रकार सिमिलरली nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n वैसे लिखा जाएगा, -1 ऐसे लिखा जाएगा, d कितना है इसका, 10 में से 3 को माइनस करो 7। तो फर्स्ट एपी का nth टर्म ये, सेकेंड एपी का nth टर्म क्या है ये। अब आपसे ये पूछा जा रहा था कि n के किस वैल्यू के लिए, दोनों क्या है, दोनों के टर्म इक्वल है। तो हम बोलेंगे फॉर nth टर्म for value of nth term of both AP is equal. For value of nth term of both AP is equal. n के मान के लिए, किसके, हमसे पूछा जा रहा कि किस मान के लिए, मैंने बोला n के मान के लिए, भाई n के मान के लिए nth टर्म जो होगा ना दोनों एपी का वो इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना nth टर्म n के वैल्यू के लिए, क्योंकि दोनों n के लिए निकालेगा, है ना। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये इसके बराबर हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है n, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी ना, तो n के मान के लिए, चल पहले सॉल्व करो यार, पहले तब समझ में आएगा आपको, फिर दोबारा समझाएंगे। n वालों को एक तरफ कर लो, तो देखो, या फिर एक काम करो,
ये ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट कैसे हटेगा, देखो 63 ऐसे लिखो प्लस ऐसे लिखो, 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करोगे 2n, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे -2, 3 ऐसे लिखोगे प्लस 7 की मल्टीप्लाई n के साथ करोगे 7n, और 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 7। बुझे? चलो एक काम करो, ये देखो 63 में से 2 जाएगा तो प्लस का 61, और 7n ऐसे लिखोगे, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे -4, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। n वाले को इधर ला लो, 7n को उधर ले लो, तो 2n माइनस का 7n, -4 ऐसे लिखो, 61 तो इधर लो माइनस का 61। बताओ कोई डाउट हो तो? नहीं समझ में आया? चलो इसको आगे यहाँ लिखते हैं। यहाँ समझो कि यहाँ पे ये जो n वाला टर्म है ना, ये भी n वाला है और ये भी n वाला है, इसको इधर ला लो, तो 2n यहीं रखो, 7n को उधर ले जा लो, माइनस का 7 इक्वल टू यहाँ क्या बचा -4, और इस प्लस 61 को इधर ला लो तो माइनस का 61। देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे -5n, है ना, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे -65। कैसे? देखो दो में से 2n में से 7n माइनस होगा, नहीं होगा, तो 7 में से 2 को माइनस कर दो 5n, और साइन किसका रखो, ज़्यादा, जो ज़्यादा है उसका साइन रखो, तो माइनस का ज़्यादा है। ये देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाते हैं और साइन किसका रखा जाता है, माइनस का। 5 को इधर लाओ तो n किसके इक्वल हो जाएगा -65 अपॉन का -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, 5 से 65 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, n कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। मतलब इस AP का 12th टर्म और इस AP का 12th टर्म आपस में बराबर है। समझे बात? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था आपसे कि इस AP का कौन सा पद और इस AP का कौन सा पद आपस में बराबर है। तो मैंने बोला इस AP का nth टर्म और इस AP का nth टर्म दोनों आपस में बराबर है, मैंने दोनों को बराबर बोल दिया, और यहाँ से n निकाला, n हमारे पास कितना आया 12। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का 12वां पद और इस AP का भी 12वां पद आपस में बराबर है। समझे बात को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, 16 क्वेश्चन पढ़ो। 16 क्वेश्चन लिखा हुआ, तब तक इसको फटाफट मिटा देते। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। 16 क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, डिटरमाइन द AP बताना। अच्छा इस बार AP लिखना हमें, ठीक है, चलो बढ़िया। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका तीसरा टर्म 16 है, और 7th टर्म जो है एक्सिड्स द 5th टर्म बाई 12। बहुत बढ़िया। आपको क्या कह रहा क्वेश्चन, एक AP हमें 16 क्वेश्चन है ना, 16 क्वेश्चन कह रहा कि एक AP है जिसका थर्ड टर्म गिवन है हमारे पास, एक AP है जिसका थर्ड टर्म कितना है भाई 16 है। एक AP है जिसका थर्ड टर्म कितना है 16, तो ये तो लिखोगे। एंड जो 7th टर्म है, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो आपको AP बताना है कि AP कौन सी है, फिर AP लिख देनी है, ठीक है। आपको पता होगा कि इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, A + 2D। अरे भाई तीसरे पद को ऐसे ही तो लिखा जाता है, और इक्वल टू 16। अरे बोलो, इसको बोल दोगे क्वेश्चन नंबर 1, है ना। और आपको पता है कि A7 को लिख सकता हूँ मैं A + 6D, और A5 को लिख सकता हूँ A + 4D इक्वल टू +12। अच्छा जिनको समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई हम A3 को A + 2D कैसे लिख रहे हैं, A7 को A + 6D कैसे लिख रहे हैं, और A5 को A + 4D कैसे लिख रहे हैं, वो यहाँ ध्यान दे, बहुत ध्यान दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे इधर। देखो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D होगा, बोलो होगा नहीं होगा। अब मेरे को A3 निकालना है, मतलब यहाँ मेरे को क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मैं n की जगह 3 रख दूंगा। तो देखो A ऐसे रहा, n की जगह पे आपको क्या रखना है 3, तो 3 रख दो -1D, तो कितना आ गया A, और 3 में से गया 2D, मतलब A3 कितना आ गया देखो 2D। तो यहाँ जो होता है उससे 1 कम हो जाता है यहाँ। अगर मान लो हमें क्या निकालना होता, मान लो हमें निकालना होता A7 निकालना होता, तो मैं यहाँ रख देता 7, n की प्लेस पे 7 प्लस n की प्लेस पे 7 -1 × D। देखो A7 में से 1 गया 6D, तो A7 कितना आ गया A + 6D। अब मेरे को A5 निकालना है, क्या निकालना है A5। तो देखो A5 कैसे निकलेगा, A5 जो होगा वो होगा A + 5 - 1 × D, तो A + 4D। नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, मैं A3 को लिख सकता हूँ A + 2D, और A7 को लिख सकता हूँ A + 6D, और A5 को लिख सकता हूँ A + 4D, इस तरह से। समझे बात को?
अब एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, इसको इधर ले जा लो, a + 6d यहीं रखो और इन दोनों को इधर ला लो, तो माइनस का a माइनस का 4d इक्वल टू 12। बोलो कोई डाउट हो तो। a में से a को माइनस करोगे 0 हो जाएगा, और 6d में से 4d को माइनस करोगे 2d, और किसके बराबर है 12 के बराबर है। d यहीं रखोगे, 12 भी यहीं रखोगे, ये इंटू में है तो कहाँ भेज दोगे अपॉन में, और 2 से 12 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, तो d कितना आ गया 6, d कितना आ गया 6। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे, यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा a + 2 और d की जगह पे क्या रख दोगे 6 इक्वल टू 16, और a + 12 इक्वल टू 16, 12 को इधर भेज दो, तो आगे क्या हो जाएगा a इक्वल टू 16 माइनस 12, और 16 में से 12 को माइनस करोगे 4, तो a कितना आ गया आपके पास 4। और आपको पता होगा जो AP होगा वो किस फॉर्म में होगा, AP जो होगा A1 या A + D A + 2D एंड सो ऑन, इसी फॉर्म में तो होगा। तो A कितना है 4, A + D कितना हो जाएगा, A + D देखो 10 हो जाएगा, और A + 2D मतलब A तो ऐसे लिखोगे मतलब 4, और इसका 2 टाइम करोगे तो 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। हमारा AP हो गया। समझे बात को? नहीं समझ गए ना बात को? चलो बढ़िया। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। अच्छा समझो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग। देखो ये कह रहा है एक AP है हमारे पास, लिख देते हैं। AP क्या है हमारे पास, है ना 3, 8, 13 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसका जो लास्ट टर्म है वो है कितना 253, ठीक है। ये AP है, इसका हमें 20वां पद निकालना है, 20th टर्म निकालना है, 20वां पद निकालना है, 20th टर्म निकालना है। लेकिन ये नया ये है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हमें लास्ट से 20 टर्म निकालना है। समझ रहे हो? जैसे एक बात समझो, जैसे मैं AP लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखो कि अगर इधर से स्टार्टिंग से मैं तीसरे पद की बात करूं तो क्या है 3 है, लेकिन मैं लास्ट से अंतिम से तीसरे पद की बात करूं तो क्या है 5 है। इसी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि भाई साहब तुम 20वां पद निकालो, 20th टर्म बताओ कितना है, ये पूछा गया है, ठीक है, कि 20वां पद बताओ कितना है। लेकिन इस क्वेश्चन में नया ये है कि तुम्हें शुरू से नहीं बताना है, इधर से 20वां पद नहीं बताना है, इधर से 20वां पद बताना है। और आप देख पा रहे होंगे इस AP के जरिए कि इधर से 20वां पद और इधर से 20वां पद एक हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ से तीसरा पद क्या है 3 है, लेकिन इधर से तीसरा पद क्या हो जा रहा, 5 हो जा रहा। तो अगर इधर से कोई 20वां पद जो है वो जरूरी नहीं इधर से भी 20वां पद वही हो, ठीक है। हमें इधर से 20वां पद निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूरे इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये लिखोगे रीराइटिंग गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर, जो हमारे पास AP जो गिवन है उस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। मतलब ये वाला शुरू में और ये वाला कौन वाला 3 वाला बाद में, समझ रहे हो, रिवर्स यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया। अब इधर से तुम्हें 20वां पद निकालना, आप आसानी हो जाएगी, अब सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। ये कितना है 253, D कितना होगा, लास्ट में से इसको माइनस कर दो, तो 3 में से 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कौन सा टर्म निकालना है 20वां पद, तो n क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और तुम्हें क्या निकालना है 820 निकालना है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन बहुत शानदार है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतिम पद से
लास्ट टर्म से 20वां पद निकालना था, लेकिन हमें इधर से, हमने तो ये सीखा हुआ ना, तो इधर से हम 20वां पद निकालेंगे नहीं, ये फॉर्मूला भी यही बताता है ना। ए, क्योंकि देखो ना, ए जो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, वहाँ का जो ए होता है फर्स्ट टर्म बताता है। तो अगर a = ये ले लोगे 3 लोगे और d = 5 लोगे, तो आप इधर से 20वां पद निकाल लोगे, लेकिन हमें इधर से 20वां पद निकालना है। और मैंने आपको अभी समझाया कि इधर से 20वां पद और इधर से 20वां पद एक हो, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, तो ज़रूरी नहीं है 20वां पद एक जैसा हो। उसके लिए मैंने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिखा। ये 3 सबसे बाद में, तो उससे पहले क्या आएगा, 8 आएगा ना, उससे पहले क्या आएगा, 13। ठीक है, ये कितना हो गया, 253। डी कैसे निकाला जाता है, बाद में से आखिरी वाले को घटा दिया, तो बाद वाले में से आखिरी वाले को घटाया, कितना आया, बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, तो 3 में से 8 को घटाया, -5 आ गया। 20वां पद निकालना है तो n 20 हो गया, और 20वां पद निकालना है वही लिखा मैंने, समझ रहे हो। तो हमें पता है कि 20वां पद जो होगा उसको मैं लिख सकता हूँ a + 19d, है ना, लिख सकता हूँ, वैल्यू पुट कर दो। a कितना है आपके पास, 253 + 19, और d कितना है, -5। अब आपको पता होगा कि 253 को ऐसे लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, और 19 5 जा 95, है ना। अब माइनस करो इससे, आप इससे माइनस करो, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 5 माइनस होगा, नहीं होगा, तो इससे कैरी लोग 13 हो गया, 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8 आएगा। ये 14 हो गया, 14 में से 9 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इधर से किधर से, इधर से 20वां पद या यहाँ से 20वां पद कितना है, 158 है, या हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है ना। 18th क्वेश्चन देखो, एटीन्थ क्वेश्चन आप सभी से कह रहा कि सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and sum of 6th and 10th term of AP is 44. Find first 3 terms of AP. मतलब एक हमारे पास एक AP है ना, हमारे पास एक AP है, हमें नहीं पता कौन सी AP है, ठीक है, हमारे पास AP है। जब हम उसके 4th टर्म को, कौन से टर्म को, 4th टर्म को और 8th टर्म को, 8 पोजीशन पे जो टर्म है, 8वां पद जो है, चौथे पद और 8वें पद को जोड़ देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाता है, आपके पास आ जाता है 24। समझ रहे हो, एक एपी है जिसका चौथा पद मतलब 4th टर्म और 8वां पद मतलब 8th टर्म, दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कितना आता है, 24 आता है। एंड क्या कि जब हम 6th टर्म को और 10th टर्म को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। समझ रहे बात, कि जब हम 4th और 8th टर्म को हम मतलब किसी एपी के चौथे और 8वें पद को हम जोड़ते हैं तो 44 आता है, 24 आता है, और 6ठे और 10वें पद को जोड़ देते हैं तो 44 आता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस एपी के शुरू के 3 पद को लिख दो, शुरू के 3 टर्म्स को लिख दो, आपसे ही बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि भाई इसको A4 को लिख सकते हैं A+3D, है ना, और इसको ऐसे मत लिखो, नीचे लिखो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। 1 क्या है, A4 + A8 = 24, और A4 को लिख सकते हो A+3D, और A8 को प्लस A8 को लिख सकते हो A+7D और = 24। A और A कितना हो जाएगा 2A, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10D = 24, ठीक है। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा 5D = 24। और ये मान के चलता हूँ आपको 2 कॉमन लेना आता होगा, 2 को भेज दो अपॉन में, तो A + 5D नहीं आता तो कमेंट करना। 24 और 2 कहाँ गया अपॉन में, 2 से डिवाइड करा 24 को तो कितना है 12, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया A + 5D = 12। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ बोलो फ्रॉम इक्वेशन
2, इक्वेशन 2 क्या कह रहा, A6 + A10 = 44, और x6 को लिख सकते हो a + 5d और A10 को लिख सकते हो a + 9d और = 44। और आपको पता होगा a और a कितना होगा 2a और 5d और 9d 14d = 44। और आप यहाँ वापस 2 से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा 7d और = 44। 2 को भेज दो अपॉन में, तो a + 7d = 44/2 और कितना आ जाएगा a + 7d कितना आ गया 22 आ गया। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। समझे बात को, मैं समझाता हूँ दोबारा से, समझो। हमारे पास एक AP है, हमें नहीं पता वो AP कितना है क्या है, हमें पता है कि उस AP के जब फोर्थ टर्म को मतलब चौथे पद को और 8वें पद को जोड़ने पर हमें कितना आता है 24 मिलता है, और छठे पद को और 10वें पद को जोड़ दें तो कितना मिलता है 44 मिलता है। ठीक है, आगे समझो। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि उस AP के शुरू के 3 टर्म लिख दो। इसको मैं लिख सकता हूँ a + 3d, इसे लिख सकता हूँ a + 7d, और किसके बराबर है 24 के। a और a कितना हो गया 2a और 3d और 7d कितना हो गया 10d = 24। मैंने 2 कॉमन ले लिया देखो, और 2 को अपन में भेज दिया, तो a + 5d कितना आ गया 12। यहाँ देखो इक्वेशन 2 क्या है, a6 + a10 = 44। a6 को लिख दिया a + 5d और a10 को लिख दिया a + 9d = 44। a और a कितना आ गया 2a और 5d और 9d कितना आ गया 14d = 44। मैंने इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, 2 को भेज दिया अपॉन में, 2 से 44 को डिवाइड करा 22 आया। ये 2 इक्वेशन प्राप्त हुए। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, विलोपन विधि से। ठीक, उसके लिए मेरे को इक्वल करना होता है, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, मेरे को बस साइन चेंज करने की ज़रूरत है, और वो मैंने कर दिया साइन चेंज। ये हो गया कैंसिल आउट, ये दोनों मिलकर बना लेंगे -2d और ये दोनों मिलकर बना लेंगे -10, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और d बराबर क्या आ गया 10/2 मतलब कितना 5। d की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 5। अब ये d की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में d की वैल्यू क्या रखो 5 रखो, तो a + 5 × 5 = 12। ठीक है, a की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, a की वैल्यू नहीं d की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 5। तो देखो a + 25 = 12, और ये a को यहीं रखो, 12 को यहीं रखो, 25 को इधर भेज दो, तो -25 कितना आ गया -13। ठीक है, d आपके पास कितना है 5 और a कितना आपके पास 13 -13। AP क्या हो जाएगा AP a, a + d, a + 2d एंड सो ऑन। a कितना आपके पास -13, a + d कितना हो जाएगा बताओ -8 होगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो -8 आएगा। और अब a ऐसे -13 ऐसे लिखोगे +2 और d कितना आपके पास 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3 एंड सो ऑन। ये आपका AP हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए